अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 257 नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 73 नशस्तों के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 102 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। MKM पाकिस्तान की 17 नशस्तें। NA-54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें लेकर सरे फहरिस्त। MKM पाकिस्तान के 28, जमात इस्लामी और GDA के 2-2 और 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11, मुस्लिम लीग नून 9 और JUI पाकिस्तान के 9 उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन का NA-88 खुशाब 2 के 26 पोलिंग स्टेशन, PS-18 घोटकी 1 के 2, PK-90 कोहाट 1 के 25 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का हुक्म। पोलिंग मटेरियल छीने जाने या जाया किए जाने के बायस मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान में इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हुए। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। हमने और हमारे नुमाइंदों ने इंतखाब का मुशाहिदा किया। कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ मुवस्सिर डॉक्टर गुडलक जोनाथन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इख्तिदार सौंपे जाने का इख्तियार पार्लिमान का है। जो भी मतलूबा नंबर पूरे करेगा, इख्तिदार वही संभालेगा। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो ताकि आइंदा हुकूमत दरपेश माशी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपट सके। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की TRT वर्ल्ड के प्रोग्राम दी न्यूज़ मेकर्स में गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राबतों के बारे में इजलास को आगाह किया। सेनेटर इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। अवाम की हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए कौमी अज़्म का सबूत है। ये इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं, हमारे प्यारे मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। जनरल सैयद आसिम मुनीर। आम इंतखाबात से मुताल्लिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखा और ना ही वोट के हक़ के आज़ादाना और पुरजोश इस्तेमाल को तस्लीम किया है। ये बयानात नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक़िद हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरा ताल्लुक दुनिया के लिए मिसाल है। दोनों मुल्कों की दोस्ती की जड़ें अवाम में पेवस्त हैं। बेल्ट एंड रोड अवामी तरक्की का मंसूबा है जिससे एक मुस्तहकम और सेहतमंद मईशत मुयस्सर आ सकेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। भारतीय मज़ालिम के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों के हौसले बुलंद। हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी।
इसराइल की गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी जारी, मजीद 117 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 28,064 हो गई। हमलों में 67,611 फलस्तीनी जख्मी, हजारों लापता हैं। काबिज फोर्सेज का अलमल अस्पताल पर धावा। सेहूनी फौज के रिफा पर हमले की तैयारी, शहरियों को इनखला का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा के इलाके से लोगों के जबरदस्ती इनखला की मुखालफत। रफा की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। लोगों को जबरी तौर पर इलाके से निकालना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जमान स्टीफन दुजार्क, फ़लस्तीनियों के जबरदस्ती इनखला और हमले के तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। यूरोपीय यूनियन की भी तशवीश। शुहरा आफाक मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन की 37वीं बरसी। उन्होंने कुरानी आयात के अलावा मशहूर अशार की भी दिलकश खत्ताती की। फैसल मस्जिद और दीगर मकामात पर आवेज़ां फनपारे उनकी याद ताज़ा करते हैं। सादिक़ैन को सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ ड्रामा निगार फातिमा सुरैया वजिया को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। नावल निगारी और ड्रामा निगारी के हवाले से अलग पहचान थी। मारूफ शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को जहाने फानी से गुजरे 1 बरस बीत गया। नसर हो या शायरी, अफसाना हो या ड्रामा निगारी, वो हर सिन्फ में मुमताज नजर आए। और लाहौर में फैज़ मेला जारी, इल्मी और अदबी नशिस्तों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। टेनिस स्टार एहसामुल हक 4 साल के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। इस्लामाबाद में होने वाले PTF इंतखाबात में 15 में से 8 वोट हासिल किए। और हौसले जवान हों तो उम्र रुकावट नहीं बनती। ईरान के 100 साल तागी असगरी ने वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप में गौता लगाकर सबको हैरान कर दिया। वर्ल्ड एक्वाटिक्स के सदर की जानिब से तागी असगरी को खुसूसी तमगा पेश किया गया। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 की। आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। कौमी असम्बली की 257 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 73 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 102 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने 3-3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने NA88 खुशाब 2, पंजाब PS 18, गुटकी 1, सिंध और PK 90 कोहाट 1, खैबर पख्तूनख्वा के बास पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग मटीरियल के छीने जाने या ज़ाया किए जाने के बायस मुतल्लका पोलिंग स्टेशंस में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है और इन हलकों के नताइज का ऐलान 15 फरवरी को पोलिंग की तकमील के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक कमीशन ने NA88 खुशाब 2 के इंतखाबी हल्के में 26 पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग मटीरियल को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में हुजूम के हाथों जलाए जाने के बायस इन 26 पोलिंग स्टेशंस में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। इसी तरह कमीशन ने PS 18 घोटकी 1 सिंध में नामालूम अफराद के हाथों 2 पोलिंग स्टेशंस का पोलिंग मटीरियल छीने जाने के बायस इन दोनों पोलिंग स्टेशंस में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। कमीशन ने PK 90 कोहाट 1 खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के हाथों 15 पोलिंग स्टेशंस का पोलिंग मटीरियल तबाह किए जाने पर इन 25 पोलिंग स्टेशंस में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। कमीशन ने NA 242 कराची के एक पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ के वाक़े की शिकायत मिलने पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को वाक़े की तहकीकात करके 3 दिन के अंदर कमीशन को तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। मरकज़ और चारों सूबों में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम सियासी रहनुमाओं में राबते शुरू हो गए हैं। इंतखाबी नताइज से वाज़ेह हो गया है कि मरकज़ में कोई भी सियासी जमात तन्हा हुकूमत नहीं बना सकेगी। इस हवाले से देखते हैं अरसलान असद की रिपोर्ट।
इंतखाबात के बाद अब हर पाकिस्तानी शहरी के जहन में कुछ सवालात हैं, जिनके मुताबिक मरकज और चारों सूबों में कौन कौन सी जमात हुकूमत बना पाएगी, बड़ी तादाद में जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाएंगे, मरकज में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात को कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है, जो कोई भी जमात अकेले पूरे नहीं कर सकती। इसलिए इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने वाली मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने दूसरी जमातों के साथ राब्तों की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई और पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ को सौंपी है। अब तक की इतलात के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ की लाहौर में पीपल्स पार्टी कायदीन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से इब्तदाई मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसमें मखलूत हुकूमत बनाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक करते हुए वजारत उज़्मा, सदर मुमलिकत, कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों के हवाले से आला सतह राब्तों पर इत्तेफाक किया गया। इसी तरह शहबाज शरीफ की MQM के कन्वीनर और JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं और इन रहनुमाओं में जल्द बरह रास्त मुलाकात भी होने वाली है। ऐसी इतलात भी हैं कि इस बड़ी सियासी जमातों की जानिब से आजाद उम्मीदवारों से भी इनफरादी तौर पर राब्तों की कोशिश हो रही है। लोगों का कहना है कि कोई भी हुकूमत में आए तमाम आम पाकिस्तानी के मसाइल हल होने चाहिए। मुझे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस मुल्क से फर्क पड़ता है कि जो भी है इस मुल्क की बेहतरी चाहे। जो भी हुक्मरान आए तो अपनी वाम के लिए अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। कारोबार नहीं है, ठीक है, बेरोजगार इतनी ज्यादा है कि वाम परेशान है। जहां तक आजाद अरकान के मुस्तकबिल की बात है तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों के हतमी नोटिफिकेशन के इजरा के बाद उनके पास 3 दिन होंगे कि वो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें या फिर आजाद हैसियत बरकरार रखें। आजाद हैसियत की सूरत में उन्हें खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाएंगी। बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा के साथ मरकज में भी हुकूमत बनाएगी। सूबों में हुकूमतों की तश्कील का जायजा लिया जाए तो इंतखाबी नतायज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल चुकी है। बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई जमातें मिलकर ही हुकूमत बनाएंगी। सबसे बड़े सूबे पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा नशिस्तें तो ले ली हैं, ताहम आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। इसलिए पंजाब में मरकज की तरह मखलूत हुकूमत ही बन पाएगी। अरसलान सिद्दीकी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दौलत मुश्तरका के मुबस्सिर वफ़द ने लोगों की बड़ी तादाद के इंतखाबी अमल में शिरकत को जमहूरियत के लिए नेक शगुन करार देते हुए कहा है कि मोबाइल फोन्स की बंदिश को इंतखाबात में रुकावट करार नहीं दे सकते। सरबराह कॉमनवेल्थ गुडलक जोनाथन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रही हैं मदीहा नज़ीर। पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 की मॉनिटरिंग के लिए कॉमनवेल्थ के वफ्द ने कराची, हैदराबाद, मुल्तान और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, जिसमें खवातीन और पोलिंग स्टाफ की मौजूदगी में पोलिंग अमला और इलेक्शन कमीशन की मशीनरी को काम करते देखा। ये कहना था इस्लामाबाद में बतौर मुबस्सिर पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की वफ्द के सरबराह गुडलक जोनाथन का। उन्होंने बड़ी तादाद में वोटर्स के बाहर निकलने के अमल को सराहा और इलेक्शन कमीशन की मशीनरी की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। We wish to commend the ECP and its staff for the substantial amount of work and the detailed logistical preparation they made for the elections. We recognize the security challenges faced by the ECP. We know that in the lead up to election day, there were attacks which resulted in the unfortunate loss of lives. I offer my sincere condolences to the people of Pakistan, especially the families of the victims. दौलत मुश्तरका वफ्द के सरबराह ने शिकायत की निशानदही पर कहा कि कॉमनवेल्थ हर इंतखाबात में अपनी रिपोर्ट देता है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हुए, जिसके हम गवाह हैं। जोनाथन ने कहा कि हमने जो देखा वो बताया, हमारे अपने मयारात हैं जिन पर पूरा अमल किया गया। On that election day, we sent people across, and our report is based on what we observe on the ground. We are not dissuaded by what a newspaper, whether in the US or UK or Germany or France or China, reports, or even in Pakistan, shutting down the internet system. This affects, now know that there will be no adverse effect on the electoral process. But we rely more on what we observe on the ground. दौलत मुश्तरका के मुबस्सिर वफ्द ने कहा कि पाकिस्तान मल्टीपल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में होने वाले इलेक्शन जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने बाहर निकले, न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी जरूरी है। मदीहा नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि जो भी अक्सरियत जाहिर करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो ताकि आइंदा हुकूमत दरपेश माशी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमट सके। तफसील शाहरुख शफी से जानिए। TRT वर्ल्ड के प्रोग्राम द न्यूज़ मेकर्स में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि सियासी जमातों ने बाहमी मुज़ाकरात से हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करना है। हम आइंदा आने वाली हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। My immediate concern is the session of the parliament is called, speaker and the deputy speakers are elected, and whosoever would negotiate, all the political parties, and they reach to a decision where they can form a coalition. So once that is concluded, a new government is formed. We will pray for their stability, for the stability of Pakistan, so they can take on particularly the economic challenges. वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम ने पुरअमन तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। गैर मामूली हालात में लोगों का बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जमहूरियत की मजबूती का आकाश है। Our prime responsibility as the government is always the consideration of the security of the people. Just a day before the elections, two gory incidents in Balochistan would remind the people that what sort of a real-time threat we had. And part of handling that challenge is that you block the communication channel to the terrorists and other insurgents. So we had no political motive whatsoever. People went out, they peacefully exercised their right, they voted. वज़ीर आज़म ने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों में जमहूरी अमल ज़रूरी है। इस हवाले से अदालती फैसले ने एक नज़ीर कायम कर दी है कि सियासी जमातों को जमहूरी अमल से गुजरना होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और दूसरे मसाइल से निजात दिलाना होगा। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के करम और अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में पार्टी इजलास की सदारत की। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राबतों से मुतालिक आगाह किया। इजलास ने हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल फराहम करने के लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इन्नकाद को मुमकिन बनाया। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मुतनव्वे सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक सेहतमंद अमल की ज़रूरत है। उनका कहना था कि सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने आइन पर अपना एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जनरल आसिम मुनीर ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज़ साबित हों। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि आम इंतखाबात से मुतालिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात बेबुनियाद हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनज़र नहीं रखा और ना ही वोट के हक़ आज़ादाना और पुरजोश इस्तेमाल को तस्लीम किया है। तर्जुमान ने कहा कि इन बयानात में इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया गया है कि इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक़िद किए गए हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि इंतखाब वाले दिन मुल्क भर में इंटरनेट की कोई बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखा गया था। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने एक मुस्तहकम और जमहूरी मुआशरे की तामीर के अज़्म के तहत इंतखाबात का इनेकाद किया। पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेगा।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اور روابط عوام کی سطح پر گہرے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں پاک چین تعلقات مستحکم ہیں. چین کے سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ گہرا تعلق دنیا کے لیے ایک اچھی مثال ہے. صدر مملکت نے کہا کہ نیا عالمی نظام ایک کثیر قطبی ہونا چاہیے. صدر مملکت نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ جیسے اقدامات خطے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں صدر الوی نے کہا کہ سی پیک کی مدد سے ملک میں انفراسٹرکچر، انسانی وسائل، توانائی اور صنعت کے شعبوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ چین کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور گاڑیوں کی تیاری کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چین مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں سب سے آگے ہے. پاکستان اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. انٹرویو کے اختتام پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے چینی عوام کو نئے چینی سال کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران انٹرنیٹ کی بندش اور نتائج میں تاخیر سے کئی مسائل پیدا ہوئے. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام سروے میں جماعت اسلامی کا گراف بڑھا ہے. کارکنوں کی محنت قابل ستائش ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے رابطے جاری ہیں. نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ نارووال کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون پر بھروسہ کر کے ہمیں کامیاب کیا. مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری ہے، مرکز میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی اپنی حکومت قائم کرے گی اور مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قائم ہوگی. نارووال میں جو آپ نے ووٹ دیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے دیا ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اور میرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ ہم اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو اگلے 10 سالوں میں نارووال کو ہم پاکستان کے پہلے 10 ضلعوں کے اندر شامل کریں گے. اور NH-51 سے کامیاب آزاد امیدوار بیرسٹر عقیل ملک نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں انتخابات میں کامیابی ملی. بھرپور انتخابی مہم چلانے پر کارکنوں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ پہلے بھی محمد نواز شریف کی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. انتخابات جیتنے پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سیٹ پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، یہ ابھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہوگی. میں اپنی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور اپنی قائد، اپنی لیڈر، چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ سیٹ ٹیکسلا واقعی عوام کے توسط سے اور ٹیکسلا واقعی عوام کی پیار، محبتیں اور ان کی محنت اور لگن سے جو ہم جیتے ہیں، یہ توفتاً اپنی تمام تر لیڈرشپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں. اور ناظرین، اسلام آباد کے حلقہ NA 48 سے آزاد حیثیت سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے راجہ خرم نواز نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. میں آج اپنے تمام مسلم لیگ نون کے جو ہمارے سپورٹرز تھے، ہمارے ووٹرز تھے، ان سب کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اس کا میں حصہ ہوں گا. ناظرین، قومی اسمبلی اور دوسری صوبائی اسمبلیوں کی طرح پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جاری ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری. صوبہ پنجاب میں انتخابات کا عمل مکمل ہونے کے بعد حکومت سازی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. پنجاب میں عام نشستوں کی تعداد 297 ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون صوبے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. تاہم مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت موجود نہیں. انتخابات میں دوسری بڑی تعداد آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے ارکان پنجاب اسمبلی کی ہے. پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے 149 عام نشستوں پر کامیابی درکار ہے. عام انتخابات کے نتائج کی روشنی میں پنجاب میں حکومت سازی کے لیے آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے اراکین کا کردار اہمیت اختیار کر گیا ہے. سیاسی مبصرین کے مطابق پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کا دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد بھی ممکن ہے. حکومت سازی میں اصل چیز جو ہوتی پارٹیز نہیں ہوتے، نمبرز ہوتے ہیں.
इस वक्त नेक टू नेक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट्स, लिहाजा मरकज के अंदर भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी और पंजाब के अंदर भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पंजाब में हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी जमातों के दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि पंजाब का ताज किसके सर पर सजता है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों में से 9 हलकों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। 7 हलकों के फॉर्म ताहाल जारी नहीं हो सके। कौमी असम्बली की नशिस्तों के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज अब तक क्या हैं, बता रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक कौमी असम्बली के 9 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। PMLN ने 3, BNP और पीपल्स पार्टी ने 2-2, JUI 1, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार भी गैर हतमी तौर पर कामयाब हुए हैं। कोयटा से कौमी असम्बली के तीनों हलकों के गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक सबसे बड़ा सरप्राइज रिजल्ट NA263 कोयटा 2 से सामने आया। हल्के से PMLN के जमाल शाह काकड़ फॉर्म 47 के मुताबिक 15,680 वोट लेकर कामयाब रहे। कोयटा सिटी की इस नशिस्त में PK मैप के महमूद खान अचकजई और बाअसर सियासी शख्सियत नवाबज़दा लश्करी रईसानी मुकाबले पर थे। महमूद खान 8,903 और आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ने वाले लश्करी रईसानी 3,722 वोट ले सके। NA262 कोयटा 1 से आज़ाद उम्मीदवार आदिल बाज़ई 20,273 वोट के साथ हल्के में आगे, जबकि JUI के मलिक सिकंदर 12,873 वोट के साथ रनर अप रहे। NA264 कोयटा 3 से पीपल्स पार्टी के नवाबज़दा जमाल रईसानी 10,678 वोट लेने में कामयाब हुए। सरदार अख्तर जान मीगल इस नशिस्त पर 9,929 वोट ले सके। NA256 खुजदार से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार अख्तर जान मीगल 65,818 वोट लेकर कामयाब रहे। वोटर्स टर्नआउट हल्के में 48% रहा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान 29,000 वोट ले सके। NA261 सूराब कलात मस्तूम से भी BNP उम्मीदवार सरदार अख्तर जान मीगल 27,331 वोट लेकर मद्दे मुकाबिल मजबूत उम्मीदवारों JUI के गफूर हैदरी और पीपल्स पार्टी के नवाब सनाउल्लाह जहरी को शिकस्त देने में कामयाब हुए। दोनों उम्मीदवारों ने बिलतरतीब 25,000 और 24,000 वोट्स लिए। NA259 केज कम गवादर से पीपल्स पार्टी के मलिक शाह 40,778 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के 22,298 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। NA257 हब लसबेला आवरान से PMLN के जाम कमाल 77,745 वोट के साथ फॉर्म 47 के मुताबिक कामयाब हुए। करीब तरीन आज़ाद उम्मीदवार असलम भूतानी थे। NA255 सोबतपुर जाफराबाद उस्ता मोहम्मद नसीराबाद से PML के खान मोहम्मद जमाली 45,540 वोट लेकर 40 उम्मीदवारों को हल्के में शिकस्त दे गए। पीपल्स पार्टी के मीर चंगेज जमाली इस हल्के में 39,000 वोट के साथ करीब तरीन उम्मीदवार रहे। JUI के मौलाना फजलुर रहमान 52,429 वोट लेकर NA265 पशीन से वोटर्स का एतमाद लेने में कामयाब हुए। PK नैप के खुशहाल काकड़ 31,436 वोट लेकर हल्के में दूसरे नंबर पर रहे। NA266, 251, 252, 253, 258, 254 और NA260 के फॉर्म 47 ताहाल जारी नहीं हो सके। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली के हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। 51 में से अब तक 49 हलकों के नताइज सामने आ गए हैं। तफसील बता रहे हैं कोयटा से आजम बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान असम्बली की 51 जनरल नशिस्तों में से अब तक 49 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। जमीयत उलमा इस्लाम 10, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ कामयाबी हासिल की है। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जमायत इस्लामी और अक्दो तहरीक को एक एक नशिस्त मिली। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी एक भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली के दूर दराज पोलिंग स्टेशनों से नताइज मौसूल होने का सिलसिला अब भी जारी है। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के हल्का PB5 से PMLN के थोर ओतमान खेल, PB29 पंजगुर से मीर असद बलोच, PB48 पिशीन 2 से असगर तरीन, PB33 खारान से PMLN के मीर शोएब नौशरवानी, PB16 से जमायत इस्लामी के अब्दुल मजीद, PB39 कोयटा 2 पर आजाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद, जबकि PB40 कोयटा 3 से पीपल्स पार्टी के समत खान कामयाब करार पाए। फॉर्म नंबर 47 के मुताबिक PB43 से आजाद उम्मीदवार मीर लियाकत लेडी कामयाब करार पाए। PB45 कोयटा 8 से अली मदद जत्तक, PB44 कोयटा 7 से उबैदुल्ला गोरगेज, PB2 जोब से फजल कादिर मंदोखेल,
PB4 बारकान कम मूसा खेल से सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, PB6 दुखी से सरदार मसूद लूनी, PB10 डेरा बुगटी से सरफराज बुगटी, PB11 जलमक्सी से नवाब ज़ादा तारिक मक्सी, PB13 से मीर सादिक उमरानी, PB14 से मोहम्मद खान लेडी, PB15 से मीर सलीम कोसा, PB17 उस्तामावत से सरदार ज़ादा फैसल जमाली कामयाब करार पाए। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली की निशिस्त PB22 लसबेला से जाम कमाल खान, PB24 ग्वादर से मौलाना इदायतुर्रहमान बलोच, PB30 पंजगुर से रहमत साले बलोच, PB32 चागी से सादिक संजरानी, PB34 नोशकी से गुलाम दस्तगीर बादेनी, अलका PB35 सूराब से नवाबजादा जफरुल्लाह जहरी कामयाब करार पाए। फॉर्म नंबर 47 के मुताबिक PB36 कलात से मीर सईद लांगव, PB37 मस्तुंग से नवाब मोहम्मद असलम खान रैसानी, अलका PB38 से मलिक नईम बाजी, PB41 से आजी वली मोहम्मद नूरजई, PB42 कोयटा 5 से जर खान मंदोखेल, PB47 पिशीन से असफन यार काकड़, PB49 पिशीन से सैयद जफर आगा, PB50 किला अब्दुल्ला से इंजीनियर जमर खान अचकजई और चमन PB51 से रिटायर्ड कैप्टन अब्दुल खालिक अचकजई गैर अतमी गैर सरकारी तौर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए। आजम बलोच, PTV न्यूज, क्वेटा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 112 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आए हैं, जिसके मुताबिक 87 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर आज़ाद उम्मीदवारों का राज है। सूबाई असम्बली के 113 में से 112 नशिस्तों के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। कोहाट के हल्के PK 90 पर शरपसंद अनासर के हाथों 15 पोलिंग स्टेशनों का पोलिंग मटीरियल तबाह किए जाने के बाद 25 पोलिंग स्टेशनों पर 15 फरवरी को दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया गया है, जिसकी वजह से इस हल्के का नतीजा रोक दिया गया है। नताइज के मुताबिक सूबे के तूल और अर्ज में बड़ी जुमातें नशिस्तें जीतने में नाकाम नजर आई। जुमात इस्लामी अपने रवायती गढ़ दीर के बजाय बाजवड़ से 2 सूबाई नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। जमीयत उलमा इस्लाम जनूबी अजला डेर इस्माइल खान और बनू समेत पेशावर और बडग्राम से नशिस्तें जीतने में कामयाब नजर आई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हजारा डिवीजन के अलावा पेशावर से भी मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने पेशावर के अलावा डेर इस्माइल खान से भी 2 नशिस्तें समेटी हैं। कौम परस्त सियासत की हामिल जुमात अवामी नेशनल पार्टी सूबे में सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी। सूबे में हुकूमत साजी के लिए सलाह मशवरे जारी है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। आम इंतखाबात में 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी तमाम दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। लाहौर और सियालकोट के मुतअद्दिद कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी नताइज दुरुस्त नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों की इब्तदाई स्क्रूटनी करने के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान समेत 20 से ज़ायद उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में आर्मी कैंप के गेट पर फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में शिकस्त के बाद मोहसिन दावड़ के साथियों ने एहतजाज करते हुए आर्मी कैंप के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मोहसिन दावड़ के हामियों ने पहले अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। पुरतशद्दुद एहतजाज और आर्मी कैंप पर फायरिंग का मकसद अमन आमा की सूरत हाल खराब करने के सियासी फायदा हासिल करना है। डेरा इस्माइल खान के इलाके में दर जिंदा में शिरानी क़िबले के गयूर अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना दहशत गर्दों के खिलाफ सफ़े आ रहा हैं। डेरा इस्माइल खान के मुल्हिका इलाके दराजंदा में 10 फरवरी को सुबह दहशत गर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO दीन मोहम्मद शहीद हो गए। इस हमले के नतीजे में इलाके के अवाम मौके पर जमा हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा दहशत गर्दों का घेराव कर लिया। तीनों दहशत गर्दों को मार दिया गया। तमाम लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर मदद की और उनके शाना बशाना लड़ाई में हिस्सा लिया। हलाक होने वाले दहशत गर्दों का नाम खालिक और हयातुल्लाह बताया गया है, जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है। दराजंदा के गयूर अवाम का कहना है कि हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अमली तौर पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट की 40वीं बरसी पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। भारत ने कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा करने पर
مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر ان کی میت جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مولوی بشیر عرفانی، خواجہ فردوس، سید بشیر اندرابی اور محمد شفیع لون نے سری نگر میں اپنے بیانات میں محمد مقبول بٹ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں آزادی کی جدوجہد کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں عوام سے کل مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مختلف حریت تنظیموں کی جانب سے سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے پیراملٹری فورسز کے ساتھ مل کر کلگام، سری نگر، بارہمولہ اور جموں اضلاع میں متعدد مقامات پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو سخت ہراساں کیا۔ KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت سیاسی مفاد کے لیے نظربند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے کی سازش کر رہی ہے۔ مودی حکومت بھارت میں رواں سال کے انتخابات میں اقتدار کے لیے عدلیہ کا استعمال کر کے کشمیری رہنما کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ NIA پہلے ہی دہلی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر چکی ہے جس میں لبریشن فرنٹ کے سربراہ کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کریں تو نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ رہائشی عمارتوں پر مسلسل بمباری سے غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد 28,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تازہ حملوں میں مزید 117 فلسطینی شہید اور 152 زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 28,064 ہو گئی ہے۔ حملوں میں 67,611 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حملوں کی وجہ سے ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ قابض فورسز نے العمل ہسپتال پر بھی دھاوا بول کر ہلال احمر کے 8 ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے رفح میں ایک کار کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ گھر گھر تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رفح سے شہریوں کو نکالنے اور مزید حملے کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اقوام متحدہ نے رفح سے لوگوں کی زبردستی نکالنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے اب رفح میں بھی رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بے گھر ہونے والوں کا کوئی گھر بچا، صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نیو یارک میں نیوز بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دجاک نے کہا کہ رفح میں عام شہریوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف جبری طور پر نکالنا عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ہم کسی بھی جبری نقل مکانی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ترجمان نے کہا کہ مسلسل حملوں کی وجہ سے رفح کی گنجان آبادی کو تحفظ فراہم کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہر جگہ پر خیمے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ ادھر یورپی یونین نے بھی بے گھر فلسطینیوں کی آخری پناہ گاہ رفح پر اسرائیل کے ممکنہ حملے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح پر ممکنہ حملے کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ جنوبی شہر رفح میں 13 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مقیم ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں سے بے گھر افراد بڑی تعداد میں رفح منتقل ہو گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد خیموں اور کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا دائرہ فلسطین کے بعد دوسرے ہمسایہ ملکوں تک پہنچ گیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں اسرائیلی میزائل حملے میں 3 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شام کے خبر رساں ادارے سنا کے مطابق اسرائیل نے کئی مقامات پر حملے کیے ہیں جس میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ حملے میں متعدد رہائشی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا جہاں پر اعلیٰ عسکری اور سول افسران مقیم تھے۔ حکام کے مطابق میزائل گولان کی پہاڑیوں سے فائر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ ایک بیان کے مطابق اسرائیل کی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے ایک رہائشی عمارت پر حملہ کیا ہے۔ حملے میں ایک چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ مزید قومی خبریں اور یہاں آپ کو بتائیں نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ کراچی حاجی کیمپ میں عازمین کی تربیت کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ کی سہولت اسلام آباد کے بعد اب کراچی سے بھی شروع ہوگی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج اخراجات میں کمی کے لیے کوشش کی ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی کے باعث عازمین کو بھی کرائے کی مد میں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کو معلومات کی فراہمی کے لیے ایپ بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کے شہریوں کے لیے شادمان پر جدید ترین آبشار پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آبشار خدمت مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خدمت مرکز کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خدمت مرکز کے مختلف حصے دیکھے اور شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہری خدمت مرکز میں فراہم کردہ سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में थाना रेस कोर्स का दौरा किया और अपग्रेड इमारत का मुआयना भी किया। उन्होंने पुलिस अफसरान और एहलकारों के दफातर, मीटिंग रूम और दीगर कमरों का भी जायजा लिया। IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने थाना रेस कोर्स की अपग्रेडेड इमारत में होने वाले तरक्याती काम को भी सराहा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मुख्तलिफ जामियात के इंतजामी अमूर से मुतालिक फैसलों की मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब ने कैडेट कॉलेज खानपुर का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने की मंजूरी दी और दूसरी मुख्तलिफ समरियों पर भी अहकाम जारी किए। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार, खजानची, सेंजेक मेम्बरान तैनात करने की भी मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मुख्तलिफ जामियात के इंतजामी अमूर से मुतालिक फैसलों की मंजूरी दी है। इस हवाले से हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने अबू ज़हबी डायलॉग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान अबू ज़हबी डायलॉग का मौजूदा चेयर है। पाकिस्तान ने अबू ज़हबी डायलॉग के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करने के अज़्म पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और अबू ज़हबी डायलॉग के रुकन ममालिक के लिए पॉलिसी हिदायत मुरतब करने में एडवाइजरी कमेटी, माहिरीन और महक्कीन के किरदार को सराहा। कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जुनैद मुर्तज़ा ने कहा कि अबू ज़हबी डायलॉग कसीर जहती ताउन के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करता है जो रहनुमाओं, पॉलिसी साजों, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद खान बुगटी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून में बाज़ाबिता शामिल हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा और मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के अवाम का मशकूर हूं कि इतने लीड से मैं जीत कर और मैं मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूं। और मैं शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे कार करके दावत दी है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के शोहरा आफाक, मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन की आज 37वीं बरसी मनाई गई। उनका पूरा नाम सैयद सादिक़ैन है। उन्होंने कुरानी आयात के अलावा मशहूर अशार को भी अपने मुनफरिद अंदाज और फ़नी नज़ाकतों के साथ कैनवस पर उतारा। कराची से आयशा आफरीन की रिपोर्ट देखिए। शोहरे आफाक, मुसव्विर और खत्तात सादिक़ैन अमरोहा के सादात घराने में 1930 में पैदा हुए। उनके दादा भी खत्तात थे। अमरोहा में इब्तिदाई तालीम और आगरा यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद वो अपने खानदान के हमरा कराची आ बसे। वो बचपन से ही खत्ताती किया करते थे। उन्होंने अपनी तस्वीर की पहली नुमाइश 24 बरस की उम्र में की। मुसव्विरी के साथ साथ उन्हें शायरी में भी कमाल हासिल था। तसलसुल ख्याल, फिक्र और ज़बानो बयां की बेसाख्तगी और वारिफ्तगी उनकी शायरी का खासा है। सादिक़ैन के फन के नमूने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, फेरियर हॉल कराची, कराची नेशनल म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि दुनिया के मुमताज अजायब घरों में उनके फन पारे रखे गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सादिक़ैन को सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान के तीम खत्तात 10 फरवरी 1987 को फेरियर हॉल की छत को पेंट करने के दौरान इंतकाल कर गए। ताहम वो अपने फन की बदौलत हमेशा शायकीन के दिलों में जिंदा रहेंगे। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अदब की दुनिया का दरख्शां सितारा मारूफ ड्रामा निगार फातिमा सरैया बजिया को जहान फानी से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए हैं। उनकी जिंदगी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाल रही हैं कराची से कतीबा सना। फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर 1930 को भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमरा कराची मुंतकिल हो गईं। फातिमा सुरैया बजिया पाकिस्तान टेलीविज़न और अदबी दुनिया की मारूफ शख्सियत थीं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपना रिश्ता 60 की दहाई में जोड़ा और कई शाहकार ड्रामे तख्लीक किए, जैसे शम्मा, अफशा, उरूसा, जीनत, अनारकली जैसे शोहरे आफाक ड्रामों में उनके कलम ने खूब जादू जगाया। अरे क्या कहलवाया था तुम्हें कि बड़ी आपा को लेके जाना है क्लिनिक पे?
भैया कैसा डॉक्टर, किसका डॉक्टर? यहाँ तुम्हारी बीवी आरिफा को रूसा के साथ बिठाकर खाना खिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामों में मुश्तरका खानदानी निज़ाम और रिश्तों की अहमियत और अफादियत के साथ साथ तहजीब और तमद्दुन का दर्स नुमाया रहा। उन्होंने रेडियो के लिए भी लातादाद ड्रामे तहरीर किए और अदब को मशरकी तहजीब और इक़दार के हवाले से लाजवाल तख्लीक़ात से मालामाल किया। 1996 में उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें जापान का आला सिविल अवार्ड भी शामिल है। 10 फरवरी 2016 को वो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गईं, लेकिन वो अदबी दुनिया का ऐसा रोशन सितारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मारूफ शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को जहान फ़ानी से गुजरे 1 बरस बीत गया। उनकी अदबी खिदमात से मुतालिक बता रही हैं लाहौर से शुमाइला शबीर। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में, वाह सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। उर्दू अदब का एक मोतबर नाम अमजद इस्लाम अमजद, जिन्होंने अदब की मुख्तलिफ असनाफ में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नसर हो या शायरी, अफसाना हो या ड्रामा निगारी, वो हर सिन्फ में मुमताज नजर आए और उनकी तहरीरों ने अदब के मतलाशियों पर अनमिट नकूश छोड़े। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। बतौर उस्ताद वो कलम और किताब से रिश्ता जोड़ने को इंसानियत की मेराज जानते। अपनी जिंदगी में बतौर उस्ताद, नसर निगार और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद ने वो मकाम पाया जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच सके। मोहब्बत की शायरी करने वालों में सबसे मुमताज और सबसे मकबूल शायर थे और उन्होंने पूरी दुनिया में हमारी उर्दू शायरी को न सिर्फ मकबूल किया बल्कि उसके बेपरस्तार पैदा किए। वो पीटीवी के इंतहाई मकबूल ड्रामा निगार साबित हुए जब उन्होंने वारिस लिखा। 70 की दहाई में उनका पहला शेरी मजमुआ बरज़ख शाया हुआ। उनकी किताबों में बातें करते दिन, एक गिरा खुल जाने से, रेशम रेशम, सफर पारे, मोहब्बत ऐसा दरिया है समेत दीगर शामिल हैं। 70 से जायद किताबों के मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद ने मोहब्बत, माशरती मुसावात और बालादस्त तबकात की जिंदगी को मौजू बनाया। अमजद इस्लाम अमजद ने 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मुतअद्दिद ड्रामे लिखे, जिनमें वारिस, दहलीज और समंदर ने उनकी शोहरत को दवाम बख्शा। ये हवेली न रही तो हम कौडी के नहीं रहेंगे न्याज, पानी इसके ऊपर से नहीं हमारी दस्तारों पर से गुजरेगा। अमजद इस्लाम अमजद को अदबी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने कलम से उर्दू अदब की ऐसी आबियारी की जो आज भी हर नस्ल और उम्र के अफराद पर शौर व आगही के नए दरीचे खोल रही है। अदब में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, अलहमरा आर्ट काउंसिल में जारी फैज़ मेले के दूसरे रोज इल्म अदब के हवाले से कई नशिस्तें हुई जिनमें मुल्की और गैर मुल्की दानिशवरों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम। फैज मेले में पाकिस्तान समेत भारत, कनाडा और दीगर ममालिक से अदबी शख्सियात ने शिरकत की और फैज की शायरी और कलाम के हवाले से नई जेतों पर रोशनी डाली। फेस्टिवल के दूसरे रोज 30 से जायद नशिस्तों का एहतमाम किया गया, जिनमें फैज के इनकलाबी कलाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। फैज की शायरी और फिक्र को रोशनास कराना है और ये बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है लाहौर की। फैज का लाहौर, रूमी फैज और इंसान दोस्ती, फैज मलामती सूफी और दीगर नशिस्तों में मंदोबीन ने फैज की सोच और फिक्र पर गुफ्तगू की। चारों तरफ देखें, फैज साहब के अशार, उनके मिसरे, लोग और बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं। बहुत से सेशंस चल रहे हैं, लिटरेचर पे बात हो रही है, म्यूज़िक पे बात हो रही है, हिस्ट्री पे बात हो रही है। तो ये लाहौर का खासा है। मैं तो समझता हूँ लाहौर फैज़ फेस्टिवल। लोग आपस में मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, शेर व शायरी हो रही है, मौसीकी हो रही है। फैज मेला हो और फिजा रंगो मस्ती से ना झूम उठे, ये कैसे मुमकिन है। उम्मीद सहर के नाम से तकरीब में लाल बैंड की टीम ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। हिजर की रात, विसाल के फूल, जो रही सो बेखबर रही और राही अपनी राह ले में मुकर्ररीन ने फैज की शायरी, दर्दमंदी, दिल असाई और दिल अवेजी के राज अफशा किए। फैज अहमद फैज के कलाम से आज भी लोग फैजियाब हो रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ شام اور رات کے اوقات میں کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ شمال مشرقی پنجاب کے میدانی علاقوں میں بعض مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان بھی موجود ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ لہ -14، استور -9، سکردو اور کالام میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 2، لاہور 7، کراچی 14، پشاور 3، جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔